और दिनेश जी के बारे में पहले जल्दी से मैं जानकारी दे दूं, उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करूंगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 2 बार ये लखनऊ के मेयर रहे और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है बड़े मार्जिन से जीत का। 2014 में पर्दे के पीछे इन्होंने जो काम किया, उसके बाद इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था मोदी सरकार पार्ट 1 बनने के बाद। और 2017 में जब योगी की सरकार बनी तो उनको अहम जिम्मेदारी देते हुए उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2017 के जी मुझे सदस्यता अभियान का भी पूरे देश का जिम्मेदारी मिला था, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बनाते रहे हैं, लेकिन अब की बार तो बड़ी मुश्किल है सरकार, फिर खिलेगा कमल। इस कार्यक्रम का हमने वही नाम दिया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से देश का नेतृत्व माननीय मोदी जी ने 7 वर्षों में किया है और भारतवर्ष जिस तरह से मजबूती और आर्थिक संपन्नता की ओर, साथ में एक जिसको कहना चाहिए कि सुख समृद्धि चारों ओर का जो विकास की प्रक्रिया है जो देश में चली थी, वो आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो केंद्र और प्रदेश का समन्वय है अभूतपूर्व है। और उत्तर प्रदेश अपनी पूरे इतिहास आजादी के बाद का जो है उसमें सबसे अच्छे दिनों के बीच से गुजरा है। और चारों तरफ आप आज देखें कि कोरोना का संक्रमण काल आया। कोरोना के संक्रमण काल में जब हमारे यहाँ के प्रमुख विपक्षी दल के लोग अपने घरों में बैठे, अपने चुनाव के मैदान तक में नहीं गए, जहां चुनाव लड़े थे वहां तक का नहीं गए, वो अपने घरों तक में जहां के रहने वाले थे नहीं गए, और अपने एक सुरक्षित जगहों पर जहां पर विचरण कर रहे थे घरों के अंदर इसी कमरों में बैठ के ट्वीट कर रहे थे कि वैक्सीन नकली है, वैक्सीन आएगी नहीं, वैक्सीन आई तो नुकसान हो जाएगा, वैक्सीन आई तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसको नहीं लगाएंगे, जब सत्ता में आए लगाएंगे। दुष्प्रचार का जब चक्र चल रहा था तो बीजेपी का कार्यकर्ता अपने प्राणों की बाजी लगाकर, हमारा जनप्रतिनिधि गांव-गांव, खलिहान, मोहल्ले विचरण करके लोगों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा था। और ऐसे समय हमारे जो बीजेपी के पदाधिकारी थे सैकड़ों की तादाद में दिवंगत हुए। 7-7, 8-8 हमारे विधायक नहीं रहे, 3-3 मंत्री हमारे एक तरीके से अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हुए दिवंगत हो गए। लेकिन बीजेपी ने सेवा ही संगठन के नाम से जनता का साथ नहीं छोड़ा। और आज जब आप देखो पूरे हमारे वहां पर जब खसरा आया, जब मलेरिया आया, जब हमारे वहां चेचक का प्रकोप आया, जब विभिन्न प्रकार की बीमारियां आई, तो टीका कहां से आया? टीका विदेशों से आया और बड़े महंगे दरों पर आया। कोई टीका भारत में आजादी के बाद से अपना इजाद नहीं किया। कोरोना आया, कोरोना के समय जो दुनिया चारों तरफ आतंकित भाव में घूम रही थी, तब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम टीका स्वयं बनाएंगे। और एक नहीं 2-2 टीके आ भी गए, सबसे दुनिया की सबसे सस्ती दर पे सबसे प्रभावी टीके आए। और हमने इसको किया, विपक्ष ने दुष्प्रचार किया और हमने काम किया। तो ये जनता देखती है कि कौन घर के अंदर था, कौन घर के बाहर था। आपकी बातों से ये बात तो साफ हो गया कि कम से कम कोरोना इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है और सरकार उसको लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन गंगा में बहती हुई लाशें, ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ते हुए लोग, चाहे आगरा हो, प्रदेश का दूसरा हिस्सा हो, वहां से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, क्या उसने विचलित नहीं किया आप लोगों को? देखिए, जो कोरोना का संक्रमण था पूरी दुनिया में, अमेरिका ऐसा सबसे समृद्ध राज्य जो था, वो भी उसमें कई दसियों लाख लोगों की मौतें हुई हैं। हम एक मौत नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, इस बात के हम समर्थक हैं। लेकिन अगर आप रेशियो देखें तो कम से कम हानि पहुंचाने का जो लक्ष्य हमारा था कि कम से कम हानि पहुंचे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकें, उसके काफी निकट हम पहुंचने में सफल हुए। आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नहीं विदेशों में चर्चा का विषय है कि उत्तर प्रदेश का जो कोरोना मैनेजमेंट था वो आज एक आदर्श, एक आइडियल बना। आज भी घर घर मेडिकल किट बन रही हैं। आज भी हमारे वहां पर 552 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, 275 ऑक्सीजन प्लांट काम करने लगे हैं। आज हर जिले में जब कोरोना का संक्रमण आया था तो आगरा में एक मरीज संक्रमित हुआ, मैं इंचार्ज हूं वहां का, और उसको कहां टेस्टिंग कराई जाए, 1 साल पहले 2 मार्च को तो उसको पुणे भेजा गया था। और पुणे के बाद जब वो संक्रमित निकला तो दिल्ली में उसको भेजा गया उसके इलाज के लिए। लेकिन 1 साल के अंदर तब उत्तर प्रदेश में क्या था, केवल 3-4-5 जिले थे जहां पर वेंटिलेटर की और लेकिन आगरा से ही वो तस्वीर भी तो सामने आई थी, एक ऑटो में जब एक महिला अपने पति को अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। आपने आगरा का जिक्र किया और हमने खुद रिपोर्ट चलाई थी मेरे सहयोगी की कि किस तरह से निवेदन करूंगा आपसे में लोगों ने दम तोड़ दिया। किसी अपवाद को लेकर किसी भी प्रदेश के बारे में कोई विचार नहीं बनाने चाहिए। 1-2 अपवाद अगर किसी त्रुटि के वश, किसी व्यक्ति के त्रुटि के वश, किसी संस्थान की त्रुटि वश अगर कहीं होता है तो वो पूरे प्रदेश का प्रदर्शन नहीं हुआ करता।
पूरे प्रदेश में क्या हुआ ये महत्वपूर्ण है। आज लेकिन उस सबसे अधिक संस्थान के खिलाफ कार्रवाई करके कम से कम एक नजीर तो सरकार सबके बना खिलाफ कार्रवाई हुई है। सबके खिलाफ जो महामारी का एक्ट बना था उसमें कठोरतम कार्रवाई पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चूंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, कल अखिलेश यादव की इसी लखनऊ में खूब साइकिल दौड़ी है और उनकी ओर से कहा गया है वर्तमान में जिस तरह के हालात हैं उसके मद्देनजर पहले हम 350 सीटें जीत रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि हम 400 सीटें जीत जाएंगे। अच्छा है, BMW और मर्सिडीज पे चलने वाले लोग अगर साइकिल पे थोड़ी देर हांफें और उनको लगे कि जनता ने उनको सड़क पर चलने के लिए मजबूर किया है, कुछ ही लोगों को, मैं किसी नाम, सभी राजनेता बड़े वरिष्ठ और सम्मानित हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों को कर रहा हूं जो 4.5 साल तक घरों में बैठे रहते हैं। बीजेपी का आप एक दिन बता दीजिए, बीजेपी की सरकार बैठी हो, योगी जी ने एक दिन की छुट्टी ली हो, कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बावजूद पॉजिटिव होने के बाद भी बैठक कर रहे थे। पिताजी की मृत्यु हुई, पिताजी की मृत्यु के बाद भी वो क्रिमिनेशन में नहीं गए, वो उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करके उनको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए लगे रहे। ये नेता कहां थे? ये जो नेता घरों में बैठकर आज विभिन्न प्रकार के लोगों का तुष्टिकरण करने का जो संकल्प कर रहे हैं, आज कुछ लोग तो रामलला का भी दर्शन, जो 15-20 सालों में 25 सालों में नहीं गए थे, वो लोग भी करने के लिए आज अग्रसरित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने काम किया था। मैं अयोध्या से ही आ रही हूं, 1 साल भूमि पूजन को हो गए। अयोध्या मंदिर निर्माण क्या मुद्दा बनेगा और इसको लेकर बीजेपी लोगों के बीच में जाएगी? देखिए, ये बीजेपी का मुद्दा कभी नहीं रहा, ये बीजेपी की आस्था का केंद्र रहा है। हमारे देश की राष्ट्रीयता, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक विरासत, ये हमारा आस्था का केंद्र है। और हमने पहले कहा था कि रग रग में कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत वन माए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाई। हम राम को देख रहे थे, राम इस राष्ट्र का प्राण है, लेकिन विपक्ष जो है राम को काल्पनिक बता रहा था। लेकिन अब तो विपक्ष भी देखिए, कांग्रेस बीएसपी की ओर से सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी तो करवा नहीं रही है, इतना सुस्त काम चल रहा है, हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर का निर्माण हम करवाएंगे। कल अखिलेश यादव ने भी खुद अपने आप को राम भक्त बनाया, तो राम के नाम पर अब एक अलग तरह की सियासत भी देखने को मिल रही है। एक और चीज मुझे नहीं, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक समय सपा और बसपा साथ में मिले थे, कह रहे थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम। नारा सुना था आपने? तिलक तराजू और तलवार, ये किसका नारा था? मारो जूते इनको चार। ऐसे नारे लगाने वाले अगर अपना भेष बदलेंगे तो क्या जनता उनको पहचानेगी? नहीं, जनता उनको पहचानेगी भी, और जनता ने उनको दंड भी दिया है। और जनता बार बार विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को धारण करने के बाद नए स्वरूप में इन केन प्रकार एक उद्देश्य के लिए कि सत्ता प्राप्ति के लिए हम कुछ करने के लिए भ्रमित करने का काम करें, तो जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। आज जगह जगह जाति विशेष के सम्मेलन हो रहे हैं। क्यों सम्मेलन हो रहे हैं? अब जब जातियों का नाम ले लिया है तो आप भी तो ब्राह्मण हैं, आपको 2017 में ब्राह्मण के तौर पर आगे बढ़ाया था बीजेपी ने, कहा था कि ब्राह्मण चेहरा हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। ब्राह्मणों के नाम पर एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है। मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कर्म से भी ब्राह्मण हूं और अपने आचरण से भी ब्राह्मण हूं। लेकिन ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि जिस प्रकार से लोग उसको दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिन्होंने कहा कि एक तो नेता का विपक्ष के नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, कहा ब्राह्मणों की चुटैया काट लो, इस प्रकार के नारे जो लोग लगाते थे, और वो आज क्या समझते हैं कि ब्राह्मण दिग्भ्रमित हो जाएगा। ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से। ब्राह्मण राह दिखाने वाला है, ब्राह्मण दूसरों को राह दिखाता है, दूसरों से भ्रमित नहीं हुआ करता। सबसे बड़ी पहचान उसकी उत्तर प्रदेश में यही है। और बीजेपी के बारे में एक चीज आप जान लीजिए, बीजेपी अब जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के दायरे से उत्तर प्रदेश को निकाल चुकी है। ये जो लोग जाति के संकीर्ण दायरे में रख के उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का सपना देख रहे हैं, फिर दूसरी पार्टी के नेताओं को आप शामिल करवाते हैं, तो क्यों ये कहकर प्रचारित करती है बीजेपी के देखिए ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद अब बीजेपी में आ गए, दूसरे तमाम और भी चेहरे हैं। बीजेपी आप कह रहे हैं जाति की राजनीति नहीं करते और जाति के आधार पर टिकटों के बंटवारे से लेकर तमाम तरह की राजनीति गढ़ी और मढ़ी जाती है। आपने किसी फोरम पे बीजेपी को किसी जात के नेता को लाया, ये नाम बीजेपी के किसी नेता ने नहीं लिया होगा। बीजेपी का नारा कभी भी जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद नहीं, केवल एक ही नारा है विकासवाद का। लेकिन ब्राह्मण तो नाराज है ना, कहा जा रहा है। इसी वजह से अब समाजवादी पार्टी भी, बीएसपी भी ब्राह्मण वोटरों को पक्ष में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़े ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है और वो दूसरों को राह दिखाने वाला है। ये तथाकथित छदम रूपी लोगों से भ्रमित होने वाला नहीं है, इनको भ्रमित करने वाला है। ये लोग पिछले बार इससे कहीं बड़ा षड्यंत्र किए थे। पिछले बार
जब सपा और बसपा मिल गए थे, कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग कर रही थी, तब इन्होंने इससे बड़ा दुष्प्रचार किया था। लेकिन तब भी हमको मैक्सिमम, क्या मैं तो 100% नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि 80-90% तक का वोट हमको मिला था। लेकिन हम जाति के नाम पे कभी वोट नहीं मांगे, हमने काम के नाम पे मांगा। और जिन ब्राह्मण की बात कर रहे हैं ना, वो देश की सांस्कृतिक विरासत का अनुपालन करने वाला व्यक्ति है, वो राष्ट्रवाद चाहता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त और समाज के कल्याण की भावना रखने वाली। आपके शब्दों से मुझे लग रहा है कि दिनेश जी सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा खुद को बताना चाहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूं, मैं चेहरा जनता का और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में रहना चाहता हूं। और मैं उस जाति को मैं बताना चाहता हूं, वो जाति जिसके बारे में कह रहे हैं वो सबके कल्याण के लिए बात करती है। कभी ब्राह्मण को आपने, ब्राह्मण ही एक ऐसी जात है जिसने सबको आशीर्वाद दिया होगा। तो बीजेपी ने कभी जाति के आधार पर किया ही नहीं है, हम तो विकास के आधार पर कर रहे हैं। हमने क्या विकास किया, ये मेरा मुद्दा है। अब हम जाति और संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर कभी हमने, बीजेपी ने वोट ही नहीं मांगा है। सबसे आखिर में वो 3 मुद्दे मैं पूछूंगी जिसके आधार पर आप लोग जाएंगे चुनाव में। लेकिन अब ये बताइए, अखिलेश यादव के ही शब्दों में उन्होंने कहा ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, इनका शोषण करने का काम आपकी सरकार की ओर से किया गया है। मैं आ जाती हूं मुसलमानों पर, आपको वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का। मुनव्वर राणा की ओर से अब कहा जा रहा है कि देखिए योगी जी अगर आ गए दोबारा से सत्ता में तो फिर मैं प्रदेश छोड़कर चला जाऊंगा। मुस्लिमों की वोट चाहिए बीजेपी को या बिल्कुल चाहिए ही नहीं? आप लोगों ने साइड कर रखा है। वो हमारे बुजुर्ग हैं और अच्छे शायर हैं, माँ पे बहुत अच्छी कविता भी कहते हैं। मुझे अफसोस होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद अगर वो बाहर जा रहे होंगे तो बाहर विदाई देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं। क्योंकि योगी जी आएंगे ही आएंगे, और अगर कोई घोषणा करेगा बाहर जाने की तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो आप उनकी विदाई करने के लिए? नहीं, मैं विदाई करना नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं लखनऊ में रहें। लेकिन अगर वो खुद से कोई घोषणा करता हूं, मैं तो उनका सम्मान करता हूं। उनकी कविता जो माँ पे सुनाते हैं तो मैं सुनता भी हूं। लेकिन किसी के बहकावे में आकर अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, किसके बहकावे में आ रहे हैं? तो लोग छदम रूप पे प्रचार करते हैं। आप लखनऊ की बात करते हैं, माननीय अटल जी, लखनऊ चुनाव होता था, कितना प्रतिशत मुसलमान उनको मिलता था? मैं 110 वार्ड में से मैं 106 वार्ड में जीत कर आया हूं चुनाव। 27 वार्ड ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है, 27 में से 25 वार्ड में मैं चुनाव जीता हूं। क्या अटल जी की बात कर रहे हैं? अभी मौजूदा सरकार के बारे में बताइए ना, मुस्लिमों के वोट मिलते हैं क्या? मैं मौजूदा सरकार में चुनाव महापौर का जीत के आया हूं, 110 वार्ड में से 106 वार्ड जीत के आया हूं। और माननीय राजनाथ सिंह जी भी चुनाव जीत के आए हैं। जो मुस्लिम बहुल वोटों का आप निकाल लीजिए क्रम, आप देखिए कितना वोट यहां पर मिला है। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर पार्टी ने काम ही नहीं किया। एक आंकड़ा मैं कहूंगा आज तक बहुत अच्छा और तेज चलने वाला चैनल है, ऐसा मैं मानता हूं। ये बिल्कुल सच है। तो उसको एक तेजी से कहिए, एक आंकलन निकाल ले। ये जो सपा बसपा और उनके समर्थक माकपा भाकपा, जितने एन केन प्रकार जितने दल हैं, इनकी विभिन्न प्रकार की सरकारों का एक आंकड़ा निकाल लीजिए और उत्तर प्रदेश की सरकार का आंकड़ा निकाल लीजिए। 4.5 वर्ष में केंद्र की और प्रदेश की सरकार का सबसे ज्यादा लाभ किस संप्रदाय को मिला है? आपको जिसकी आबादी के हिसाब से अगर 18-19% मुस्लिम आबादी है तो उससे कहीं गुना, यानी 1.5 गुना से ज्यादा उसको लाभ अगर कहीं हमारी योजनाओं, चाहे वो मकान मिले हों, चाहे वो घर घर शौचालय बने हों, फिर भी भरोसे की कमी क्यों दिखती है समुदाय में? मिला है। आपकी पार्टी को लेकर भरोसे की कमी क्यों दिखती है फिर मुस्लिम वर्ग में? ये मुझको लगता है कि भरोसे की कमी उन लोगों को दिखती है जो लोग मुस्लिम को चाहते हैं कि वो अनपढ़ रहे, जो वो चाहते हैं कि मुस्लिम जो है वो गरीब रहे, वो दरदोजी का ही काम करता रहे, वो पंचड़ ही बनाता रहे। ऐसा ही कांग्रेस, सपा और बसपा के लोगों ने हमेशा किया है। बीजेपी आई, उसने मदरसों का मॉडर्नेशन हो, मदरसों की शिक्षा का एक अच्छी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा में वो शामिल हो, मुसलमान को भी पढ़ने के अवसर मिले, उनकी शिक्षा का उच्चीकरण हो। ये काम हमने क्यों किया? हमने इसलिए किया कि उनको बराबरी का दर्जा, अच्छी नौकरी और अच्छा उनको स्वरूप तब मिलेगा जब उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। काम केवल बीजेपी ने किया। अगर बीजेपी की नकारात्मक सोच होती तो सकारात्मक पहल क्यों करती? हमने इसलिए किया कि हम उत्तर प्रदेश को जातिवाद और संप्रदायवाद से उठाकर राष्ट्रवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा और भारतीयता का जो पक्ष है वो अक्षुण्ण और मजबूत रहे, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। उसमें लोग बोलते हैं ये तो सांप्रदायिक है। कहां से हम सांप्रदायिक है? कौन सा हमने काम किया है? आज मुसलमान को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली कहीं तो उत्तर प्रदेश में मिली है। एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सांप्रदायिक दंगा होते थे, आज से आप ले लिए, हर महीने कर्फ्यू लगा करता था उत्तर प्रदेश में। अब ये तो आने वाले वक्त में आंकड़े ही बताएंगे
कि तमाम फायदों का लाभ बीजेपी को कितना मिलता है 2022 में। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि बहुत सारे और सवाल हैं, आपने जिक्र किया कि आप जिस इलाके से आते हैं वहां पर भी मुस्लिम वोटर बहुतायत तादाद में हैं। आपने विधानसभा और लोकसभा का एक भी चुनाव अब तक नहीं लड़ा है। अब बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि जैसे बंगाल में दिग्गजों को मैदान में उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, वही प्रयोग अब उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा और बड़े बड़े चेहरों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। देखिए, तो क्या दिनेश शर्मा जी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? महापौर का चुनाव सांसद के चुनाव से बड़ा होता है। 7 विधानसभाएं उसके अंतर्गत आती हैं और 2 बार लगातार मैंने लड़ा है। लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड का रिकॉर्ड वोटों से मैंने जीता है दोनों बार। हाँ। और 2 लाख रुपए से ऊपर मैंने खर्च नहीं किए, कार्यालय भी नहीं बनाया, सभा भी नहीं करी, और इस तरीके से चुनाव को हम लोगों ने लड़ा है। इसलिए चुनाव जो पार्टी हमारे वहां का बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, ऊपर के संगठन का जो निर्देश हो जाता है कि अगर पर्ची बांटना है, कार्यकर्ता खो गए, बड़े से बड़े कार्यकर्ता को, तो पर्ची बांटेगा, वो पूछेगा नहीं क्यों आपने कहा। तो मतलब चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, हम लोग मतलब नहीं लगाया करते। हम लोग जो संगठन के निर्णय होते हैं उनका अनुपालन किया करते हैं। यही बीजेपी और कांग्रेस, सपा और बसपा में अंतर है। यहाँ आप खुद क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव आप लड़ें, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं जैसे हैं वैसे ही बने? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता की कोई अपनी ख्वाहिश नहीं होती। और आप अगर मेरे बारे में कर रहे हैं तो मेरी पार्टी ने मुझे भी 2027 तक के लिए विधान परिषद का सदस्य भी पार्टी ने बनाया है। पार्टी जो कहेगी वो पार्टी का हर नेता उसको मानता है। ये बीजेपी है, अनुशासन युक्त पार्टी है। ये ऐसा नहीं कि मैं ये चाहूंगा, मैं वो चाहूंगा, ये कह के बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता इस प्रकार का आचरण नहीं करता। अब चूंकि आपने अनुशासन का जिक्र कर ही दिया है तो मैं आ जाती हूं रीता बहुगुणा जोशी पर। जितेंद्र सिंह को आप लोगों ने शामिल करवाया, बीएसपी के पूर्व नेता को, जिसके बाद वो भारी नाराज हैं बीजेपी के तमाम नेताओं से। उनका ये कहना है कि जिसने हमारा घर जलाया, जिसने स्वाति सिंह और उनके परिवार के खिलाफ टिप्पणी की, बीजेपी के लोग उसका इस तरह से सर झुकाकर वेलकम कर रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज को यूं कहूंगा कि माननीय रीता जी का बयान आपने सुना है, वो प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, और पार्टी निश्चित रूप में सभी पक्षों की बात समझ के निर्णय लेती है। जो भी उचित निर्णय होगा पार्टी लेगी। क्या निर्णय हो सकता है? नहीं, ये तो अध्यक्ष बता। ये बात तो सच है ना कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं इस बात के। हमारे अध्यक्ष जो भी पक्ष होगा उसका विश्लेषण करके जो भी गलती हो गई जितेंद्र सिंह को बीजेपी में शामिल कराना। देखिए, ये संगठन का जो है वो पक्ष है। रीता जी अपनी बात को रखेंगे, पहले उनकी वार्ता हो जाने दीजिए। वार्ता के बाद क्या निर्णय संगठन लेता है आप सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं किसानों के मुद्दे पर। चूंकि किसान एक बड़ा वोट बैंक रहा है, 14 हो, 17 हो, 19 हो, आप लोगों को किसानों का पुरजोर समर्थन मिला है। लेकिन इस वक्त किसान आंदोलनरत है और राकेश टिकैत की ओर से खुलासा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख किसान फर्जी हैं। कुछ डॉक्यूमेंट वो लेकर सामने आए थे, खासतौर से रामपुर और जयाप्रदा की बात करते हुए उनकी ओर से कहा गया है कि एमएसपी के नाम पर धोखाधड़ी का काम किया गया है। उनके इस बयान को लगता है कि कुछ लोग अपने भविष्य के राजनीतिक मंतव्यों के सहारे भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा रखने का सपना समय समय पर देखते रहे हैं। चुनाव भी लड़े कुछ नेता तथा 2 बार लड़े हैं वो, और चुनाव में मत भी जो मिले होंगे आपके सामने हैं। लेकिन मैं हर नेता का सम्मान करता हूं। मैं किसानों के बारे में कहूंगा, बीजेपी की प्राथमिकता ही किसान है। वो कहते हैं कि हमने ही मोदी सरकार बनवाने का काम किया है। नहीं, अपना चुनाव बहुत सारे लोग लड़ा होगा। पहले तो अपने को बनाने का प्रयत्न आदमी करता है, उसको कितने मत मिले होंगे ये इस बात का आधार होगा कि उसने किसको कितने मत दिलाए होंगे। अपने से ज्यादा तो नहीं दिला पाए होंगे, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। किसान की प्राथमिकता आप देखो, 1,40,000 करोड़ से ऊपर गन्ने किसानों को बकाया का भुगतान हमने किया है। लाखों करोड़ रुपए सम्मान राशि किसानों के खाते में दी है। खाद में डीएपी का मूल सब्सिडी हमने प्रदान करी है। 36,000 करोड़ रुपए का हमने किसानों को ऋण माफ किया है, 86 लाख किसानों का। हमने, अगर आप देखो, गांव-गांव शौचालय का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण, गांव की संपर्क सड़कों का निर्माण, घर घर मुफ्त में बिजली के कनेक्शन का कार्य, और उसके साथ साथ गेहूं और धान के पहली बार सरकारी स्तर पर क्रय केंद्र, और क्रय केंद्र में तत्कालिक कुछ दिनों के अंतर्गत उसका भुगतान सुनिश्चित कराना। जो न्यूनतम लागत मूल्य है उससे भी ज्यादा उसको मूल्य मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये एक परिकल्पना किसी ने सोचा था क्या? उत्तर प्रदेश का किसान की आय आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। फिर किसानों को क्यों धरने पर बैठना पड़ा? इतना लंबा वक्त हो चला है, कुछ कोई भी सॉल्यूशन आपकी सरकार निकाल नहीं पा रही है। आप पूरे भारतवर्ष में, अभी पंजाब का चुनाव हो जाने दीजिए, आपको वो भी लग जाएगा कि पंजाब के चुनाव निकट थे, इसलिए जो लोग आए, मैं धरने पे आए, किसान देवता, किसान तो अन्न देवता है,
तो उसको तो मैं उस नजर से देखता हूं, जो किसान है उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। पंजाब की चुनाव से बीजेपी का क्या लेना? आप लोग वहां पर जो पंजाब कहां के पर बॉर्डर हैं? पे किसान आंदोलन की आप बात कर रही हैं, हाँ। जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है, आप उसकी बात कर रही हैं। तो मैं ये कहूंगा वहां चुनाव की प्रक्रियाएं हैं, सारे लेकिन किसानों का ये आंदोलन बड़ा मुद्दा तो बनेगा ना इलेक्शन में। देखिए, और उनको लुभाने रझाने के लिए देखिए समाजवादी पार्टी, आरएलडी, तमाम दूसरी पार्टियां भी लगी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी सब लगी हुई आप उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन का एक दिन का बता दीजिए, उत्तर प्रदेश से किसी जिले में हुआ हो? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ समर्थन नहीं, यहाँ का किसान संतुष्ट है। वो तो लखनऊ घेरने का भी प्लान कर रहे हैं। देखिए, सपना कोई भी दे सकता है और सपना देखने के बाद कोई भी उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से खुशहाल भी है, खुश भी है, और हमारे प्रति उसका एक आकर्षण भी है, क्योंकि हमने 2017 का चुनाव जीता, 2019 का चुनाव जीता, बाद के 2 उपचुनाव हुए, उनमें 90% से ऊपर हमारी विजय हुई। अभी एमएलसी के चुनाव हुए, उसमें हमने जीता। अभी जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, उसमें हमने जीता। ये किसकी तरफ था? किसान। और किसान हमारे तरफ नहीं होता तो किसानों के गांवों में हम जीत कर आते कैसे? ये प्रश्न कोई किसी से नहीं पूछता। देखिए, बीएसपी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी भी आ चुके हैं और किसानों के मुद्दे पर, ब्राह्मणों के मुद्दे पर, तमाम दूसरे मुद्दे पर भी लगातार आपको घेर रहे हैं। दो ब्राह्मण नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ब्राह्मणों की लड़ाई जिस पर मैं आपसे चर्चा कर रही थी, उनकी ओर से ही कहा गया अयोध्या में बाकी जगहों पर कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है, ब्राह्मणों की आवाज को दबाने का काम किया गया है। देखिए, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत जीवन में भी सम्मान करता रहा हूं। राजनीतिक वक्तव्यों पर मैं कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बातों को केवल कह रहा हूं कि हमने जो काम किया है वो जनता के सामने है। और जिन लोगों ने 4.5 साल तक केवल आराम किया है, जो केवल एक धरना और प्रदर्शन में जो आराम किसने किया है? किस पार्टी ने? ये आप अपना विश्लेषण करेंगे ना, आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि आराम किया है। मैं तो विपक्ष की सभी पार्टियों को कह रहा हूं। कौन सी विपक्षी पार्टी एक धरना दिया हो किसी मुद्दे पर? मिश्रा जी के लिए आप यही कह रहे हैं? मैं सभी राजनीतिक दलों को कह रहा हूं, एक आंदोलन किया हो, एक गांव में कोरोना के किसी मरीज का सेवा करने के लिए कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति गया हो? मैं व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक दलों के मंतव्यों को कह रहा हूं कि पूरे 4.5 साल में किसी भी किसान की मुद्दा पे कोई आंदोलन पे आया हो, किसान के मुद्दे पे किसी ने कोई प्रतिनिधि मंडल गया हो, आपके टीवी कैमरे में कोई ऐसा चैनल पे कोई ऐसा न्यूज प्रिंट दिखाई पड़ता हो तो उसको दिखा दीजिए। 4.5 साल तक आप नहीं बोले हैं तो सारा वेदना, सारा कष्ट अगर किसी का उजागर होकर वर्तमान में चुनाव के समय आता है, कुछ परिवार तो इस प्रकार के हैं, राजनीतिक घराने जिनको विरासत में, परंपरागत राजनीतिक विरासत मिली हुई है, वो तो 4.5 साल, 4.5 साल तक का घरों में बैठे रहते हैं, या विदेशों की पहली जनवरी आते ही विदेशों में जाकर न्यू ईयर मनाकर जब लौटते हैं तो 4.5 साल बीतते ही वो पर्यटन, राजनीतिक पर्यटन यात्रा नाम लेकर बताइए ना, कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी है, कौन सी पार्टी है जिसकी ओर आपका इशारा है? राष्ट्रीय नेताओं का मैं संदर्भ ले रहा हूं, और हालांकि आज तक छोटी पार्टी भी अपने को राष्ट्रीय से कम नहीं मानती, लेकिन ऐसे राजनीतिक घराने के लोग जिनको परंपरागत मिला हो, वो भी राजनीतिक पर्यटन यात्रा पे निकल जाते हैं। सारे घरों से निकलकर जैसे लगता है ना एकदम से बाहर निकल जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो कभी नहीं रहे होंगे, कभी नहीं रहे होंगे, कभी कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जिसने मर्डर किए होंगे, जिसने हत्याएं करी होंगी, उसको भी कहेंगे हम मूर्ति लगा देंगे, यहां तक का लोग आ जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुद्दे उत्तर प्रदेश में रहे नहीं होंगे। किसके लिए बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं विपक्ष के लिए बोल रहा हूं। विपक्ष में किसके लिए? और विपक्ष में जो भी बोला होगा उसके लिए बोल रहा हूं। ये विश्लेषण सामने बैठे नेता की ओर आपका इशारा है? सामने नेता को आप क्यों कहते हैं? मैंने पहले कहा कि वो मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं व्यक्तिगत जीवन में उनका बहुत सम्मान करता रहा हूं, और आप इस तरीके से सामने सामने लेकिन खुशी दुबे, विकास दुबे, लेकिन मैं इन तमाम मुद्दों को ये पार्टियां भी उठाने का काम कर रही हैं, और इस पर आप लोग घिरे हुए हैं, जो ये लोग मानती हैं। जो विपक्ष का सिद्धांत है, नीति है, रीति है, और जो हमारी पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत है, हम दोनों का कोई तारतम्य नहीं। ठीक है, अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है, खासतौर से बीएसपी और कांग्रेस पार्टी को, कि आप तय कर लें कि आपका मुकाबला मुझसे है, समाजवादी पार्टी से, या फिर बीजेपी से है। देखिए, कमजोर लोग जो होते हैं, जिनको अपनी हार की पूरी आशंकाएं होती हैं, वो आपस में मिलने का भी और दूसरे दल को बदनाम करने का भी प्रयत्न जगह जगह पे करते हैं, जो काम खुद नहीं उन्होंने कभी किया होगा। आपने रामलला का दर्शन करते हुए किसी नेता को कभी देखा था क्या? आपने बजरंगबली श्री हनुमान का दर्शन करते हुए किसी को देखा था क्या? आपने विभिन्न प्रकार की यात्राओं को जो अभी निकाल रहे हैं,
धर्म विशेष या जाति का ये सम्मेलन कर रहे हैं, उनको किसी का अपनी सरकारों में रहते हुए किसी का काम करते हुए देखा होगा? सतीश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका ही बयान मैं कोट करूंगी। उनकी ओर से कहा गया है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया लेकिन बीजेपी उसको ओन करने लगी। इसमें आप लोगों का रोल कहाँ है? जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, कोई भी सरकार रहती वो मंदिर बनवाती। आप लोगों ने बहुत स्लो मंदिर का काम शुरू किया है, उनकी सरकार आएगी तो काफी तेजी से काम आगे बढ़ाया जाएगा। आप जाके देखिए, वर्ल्ड क्लास का अयोध्या बनेगा। चारों तरफ हजारों करोड़ कौन रुपए बनवाएगा? बीजेपी बनवाएगी। हमारी केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसे दिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सारा कुछ हम लोगों ने सदन से और अपने मंत्रिमंडल से पास किया है उसको। आज चारों तरफ आपको वहां पर बनते हुए आपको एक्सप्रेसवे दिख रहे हैं, चारों तरफ आपको बनती हुई सड़कें दिख रही हैं, पुल दिख रहे हैं, उनका जाल दिख रहा है। आज घाटों का सौंदर्यीकरण दिख रहा है। आज अयोध्या में दीपावली मनाती हुई दिख रही है। आज 24 करोड़ लोगों ने आज कुंभ में स्नान किया और कितने सफल होकर हमारा कुंभ का मेला संपादित हुआ, किसी ने देखा क्या? आज वहां पर रंगों का उत्सव मनता है अयोध्या में। कभी किसी राजनेता की तरफ से, किसी दल की तरफ से, सरकार की तरफ से हुआ था क्या? आज बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आप चले जाइए, काशी में काशी बदला हुआ शुरू, हवाई अड्डे से बैठिए, सीधे आप काशी मंदिर के पास में पहुंच जाएंगे। पुलों के जाल से लेकर आज साफ सुथरा शहर के साथ साथ आज वहां पर बड़ी ट्रक भी अंदर मंदिर के तक का चली जाए। पूरा काशी बदल गया है, मथुरा बदल गया है, अयोध्या बदल गया है, प्रयागराज आज बदल गया है, लखनऊ आज बदल गया है। कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी 54,000 करोड़ का एक साल में आज इन्वेस्टमेंट आया है। 4,68,000 करोड़ के निवेश हुए थे, तो विपक्ष हंस रहा था कि ये तो झूठा इन्होंने इन्वेस्टर मीट की है। 3 लाख करोड़ के उसमें एमओयू साइन हो गए। तो ये जनता को समझा पा रहे हैं आप जो बातें यहाँ पर गिना रहे हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं एक सत्ता विरोधी लहर का सामना भी 5 साल के बाद करना पड़ता है? और यूपी का तो इतिहास रहा है कि सरकारें किस तरह से 5 साल के बाद बदल जाती हैं, खासतौर से कुछ सालों में हम बीजेपी का इतिहास रहा है। हम बार बार सत्ता में आने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश में हम बार बार आते हैं, कर्नाटका में हम फिर से आए, हम आसाम में भी दूसरी बार भी आपके सामने ताजा लौट के आए हैं, गोवा में हम लौट कर आए हैं। ये बीजेपी का इतिहास नहीं, ये दूसरे दलों का है, वो लौट कर नहीं आते। बीजेपी बार-बार लौट कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, कुछ सवाल स्टूडेंट से जुड़े हुए, चूंकि आप उप मुख्यमंत्री भी हैं लेकिन 4 अहम पोर्टफोलियो भी आपके पास मंत्रालय। मेरा सवाल आपसे ये है, 16 अगस्त को बच्चों के लिए आप लोग स्कूल खोलने के लिए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन बच्चों का करवाया नहीं गया है, स्कूल खोलने की इजाजत आप लोगों की ओर से दे दी गई है। खासतौर से पेरेंट्स संगठन का यह मानना है कि यह फैसला सरकार का अभी ठीक नहीं है जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। देखिए, सरकार ने दोनों तरीके की यहां पर डिमांड्स थी। तमाम जो अभिभावकगण थे उनके प्रतिनिधिमंडल भी मिले, तमाम नेताओं के भी वक्तव्य आए हैं। यहाँ की जो स्थिति कोरोना की थी वो भी काफी नियंत्रित जब हो गई, तब 9 से और 12 तक के क्लासेस को और डिग्री कॉलेजेस को केवल हमने खोलने का निर्णय लिया। और पूरे भारतवर्ष में जहां भी विद्यालय खुले, उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित व्यवस्था हमने रखा है। लेकिन बिना वैक्सीन के बच्चों का स्कूल जाना क्या ठीक है? आप ये क्वेश्चन करेंगे, इसका जवाब तो छोटा बच्चा भी दे देगा कि वैक्सीनेशन भी बच्चों का है ही नहीं पूरे भारतवर्ष में। तो यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्योंकि दूसरी लहर जो आई थी उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। ऐसे में कौन सा ऐसा पेरेंट्स होगा जो अपने बच्चों के जीवन से खतरा मोल लेगा? हम लोग 50% एक पाली पे उनका कोविड-19 की गाइडलाइन को पूरा करते हुए उनकी उपस्थिति को हम लोगों ने रखा है। उपस्थित को अनिवार्य नहीं रखा है। 50% 4 घंटे सुबह आएंगे, 50% शाम को आएंगे। 12:30 से 4:30 आएंगे, सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक आएंगे, ये हमने रखा है। तो इसमें कोई बच्चों की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हो, उनकी सीटों पे उनका अलग अलग दूरी हो, उनको सैनिटाइजेशन का, मास्क का, इनकी सारी व्यवस्था हो, ये सारी जो निर्देश थे वो संबंधित विद्यालयों को हम लोगों ने दे रखा है और उनकी पूरी सुरक्षा होगी। अगर कहीं लगता है, जरा से भी लगेगा कि बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है कि देश में पढ़ाई भी जरूरी है लेकिन बच्चों की सुरक्षा उससे ज्यादा जरूरी है, उसकी चिंता उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ठीक है सर, चलते चलते आखिरी के 1 मिनट हैं। जब मैं आपके साथ आ रही थी तो आपने बुलेट रिपोर्टर का मेरे जिक्र किया और आपने कहा कि आपको भी मोटरसाइकिल चलाए बहुत दिन हो गए हैं। तो आपके क्षेत्र में जब आप विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे तो फिर आना होगा और आप मोटरसाइकिल चलाकर बताएंगे जनता को कि क्या कामकाज आपकी ओर से किया गया है। देखिए, हम लोग तो लड़ेंगे या लड़ाएंगे दोनों में, पैदल भी चलते हैं और घर घर भी जाते हैं, पोस्टर और झंडे से लेके हर काम हम लोग करते हैं जो दूसरे दलों के बड़े नेता नहीं करते। हम लोग सबकी काम करते हैं और जाहिर सी बात है, जनता के दरबार में जब आदमी जाता है तो अपने कार्यों को, अपने भविष्य की प्रस्तावना को लेकर जाता है। मैं एक निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, किसी भी राजनीतिक दल ने कोई भविष्य की प्रस्तावना नहीं रखी है।
ये रखा है हम आएंगे तो इस जाति के लिए ये करेंगे, इस जाति के लिए बीजेपी ने नहीं किया, हम आएंगे तो उस जाति के लिए बीजेपी ने नहीं किया। क्या जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश चलेगा? क्या संप्रदाय के आधार पर उत्तर प्रदेश चलेगा? या विचारों के आधार पर, विकास की अवधारणा के आधार पर उत्तर प्रदेश एक आर्थिक समृद्धि का प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश में सबको रोजगार मिले? 4.5 लाख नौकरी दे चुके हैं, 5 लाख का दिसंबर तक हम पूरा कर देंगे। करोड़ों की तादाद पे हमने उद्योगों के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार सृजित किए हैं, स्टार्टअप से 5 लाख दिए हैं, जो निजी क्षेत्र में है कई लाख नौकरियां हमने दी हैं। तो ये एक रोजगारों का प्रदेश बनाया है, निवेशों का प्रदेश बनाया है। कल अमेरिका के डेलीगेशन अगर आपने देखा होगा, मुझसे मिलने आया और उसने उत्तर प्रदेश के साथ संबंधों को कहा कि नोएडा को, आगरा को हम सिस्टर सिटी बनाना चाहते हैं। नोएडा को देखकर आके वो कह रहे थे इतनी जल्दी कोई डेवलप हो जाएगा, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। आज मोबाइल बनता है उत्तर प्रदेश, जो भारतवर्ष में 54% उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो ये तमाम मुद्दे आपको वोट दिलवाएंगे? चलते चलते एक लाइन में सर, देखिए, बीजेपी सत्ता पर काबिज होना वोट के लिए कोई काम नहीं करती। हम सत्ता में आए थे, तत्काल हमने किसानों का ऋण माफ कर दिया था। तब चुनाव कहां थे? हम चुनाव की दृष्टि से कोई काम ही नहीं करते। हम तो उत्तर प्रदेश मजबूत हो और एक खुशहाल प्रदेश बने, इसके लिए काम। लेकिन चुनाव के ठीक पहले जब ओबीसी नीट में आरक्षण इस तरह से दिए जाएंगे, 10% ईबीसी को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जाएगी, तो सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आप हमारे इस पंचायत आज तक का हिस्सा बने और बेबाकी से आपने तमाम बातें कही। 312 सीटें 403 में से जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में, लेकिन अब की बार क्या पार पा जाएगी सरकार या मुश्किल होगी सरकार, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।